समाज का ताना बाना आज भी महिलाओं को वो ही प्रिंसिपल केयर गिवर की तरह मानता है। ये 92 में एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, 5 साल, फिर एक्सटेंड हुआ 5 साल और फिर एक्सटेंड हुआ 5 साल और द वे वुमेन हैव परफॉर्म्ड इन द आर्मी, दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स। मैं उस लॉ क्लास की हूँ जहाँ 70 में से 5 महिलाएं। नमस्ते, आदाब, स्वागत है आप सबका लेजिट अफेयर्स विथ मयंक शेखर के इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम टू लेजिट अफेयर्स विथ मयंक शेखर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी, मोरालिटी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयों पे। फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, सिंपली पुट, एडवोकेट्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ राइट्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। फेमिनिज्म विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को प्रभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य से साझा करते हैं। मैरी वुllstonecraft ने कहा है, मैं नहीं चाहती कि महिलाओं का पुरुषों पर अधिकार हो, बल्कि खुद पर। आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मेन, बट ओवर देमसेल्व्स। Every day we come across cases of crimes and suppression of women, which reflects on the position of women in our society. Although judgments like Sabarimala and independent thought inspire positivity, the society is largely patriarchal in nature. In this patriarchal society, we have women who reclaim, whether they reclaim the social and political spaces and gain equal share in the tangled dynamics of power sharing, or are women still subjected to the marginal positions? Thus, the question before us is, do women really have the power over themselves? क्या महिलाओं को वास्तव में खुद पे अधिकार है? क्या वो इस अधिकार का उपयोग कर सकती है? इन मुद्दों पर विचार करने के लिए we have with us our esteemed guest, Senior Advocate and Additional Solicitor General of India, Ms. Aishwarya Bhati. Apart from being an esteemed lawyer and an exceptionally meritorious student, Ma'am is the youngest woman to be designated as a senior advocate and the fourth woman appointed to the post of Additional Solicitor General of India. She is a champion and a fighter, widely known for advocating for the rights of women, children, armed forces, and persons with disabilities, to name a few. We welcome you, ma'am. Thank you so much for having me here. It's a privilege for me. Thank you, ma'am. Ma'am, to begin with, I would like to understand what are feminism and gender equality as a political and legal concepts? Well, you quoted it well, Mayank ji. आपने जो शुरुआत करी उस quotation से कि it is not about women having control over men. It is about coexisting with equal opportunities, with equal exposure. हर महिला को, हर बच्ची को वो अधिकार हो कि वो अपने aptitude, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए भी, बट एप्टीट्यूड और अपनी चॉइस के हिसाब से अपना रास्ता तय कर सके और एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन समाज में, परिवार में, देश में, ह्यूमैनिटी में दे सके. सो इक्वल पार्टिसिपेशन विदाउट एनी बैरियर्स, दैट इज रियली द ट्रू पर्पस एंड परपोर्ट ऑफ फेमिनिज्म. और जब हम इसको लीगल फील्ड में बात करते हैं और पॉलिटिकल फील्ड में बात करते हैं तो ये उसी का एक्सटेंशन है. देखिए, मैं लीगल फील्ड को आपको ज्यादा अच्छे से क्लोजली समझा पाऊंगी क्योंकि मेरी खुद की जर्नी 24 साल से लीगल फील्ड में रही है और लीगल फील्ड भी एक अपने आप में पुरुष बैस्टन रहा है, एक पुरुष प्रभुत्व वाला प्रोफेशन रहा है. 100 साल पहले जो महिलाएं प्रोफेशन में आई थी उनको बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, अपने पहले परिवार में, फिर समाज में, फिर देश में, इवन स्टैट्यूटरी बॉडीज से. तो ये 100 साल पहले की लड़ाई थी, लेकिन उसके बाद में भी हमने देखा कि जो महिलाओं का जो रोल रहा लीगल प्रोफेशन में वो बहुत कम रहा क्योंकि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है. बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है और समाज उतनी मदद नहीं करता. तो देखिए, परिवार और समाज की मदद के बिना कोई पुरुष वकील भी बहुत अच्छा वकील या बहुत अच्छा जज नहीं बन सकता. तो महिला वकील, जहां समाज और परिवार उससे ये एक्सपेक्ट करते रहे कि
जब आप काम पे जा रहे हो तो वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। एक माइंडसेट ये होता है कि महिला का जो प्राइमरी रोल है वो केयर गिवर का है, वो परिवार में डोमेस्टिक ड्यूटीज का है। तो अगर आप घर के बाहर की ड्यूटी के लिए जा रहे हो तो वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। आपकी जो प्राइमरी ड्यूटी है, जो डोमेस्टिक ड्यूटी है, वो तो आपको निभानी ही पड़ेगी। वो आप ऊपर से कर सकते हो तो कर लो। अब डोमेस्टिक ड्यूटीज भी कम नहीं होती है मयंक जी, दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक ड्यूटीज। हम लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन हमारे जो परिवार में डोमेस्टिक ड्यूटीज करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। फिर आप एक्सपेक्ट करो। और क्या है कि कहीं ना कहीं समाज में फिर आगे भी जब शादी के स्टेज पे जब बच्चे होते हैं, उस समय भी ये सारी जो अपेक्षाएं हैं ये पुरुषों से ज्यादा नहीं रहती। So no man suffers anything, any disqualification or any lack of anything just because he has become a father. But the mother biological duty वो तो है ही, what you can't take that away. So it becomes a disadvantage. लेकिन जरूरी है कि जब लॉ के कंज्यूमर्स, जो लॉ के लिए आ रहे हैं, जो जस्टिस के लिए आ रहे हैं, जो जस्टिस के कंज्यूमर्स हैं, जब उसमें महिलाओं की इतनी भारी तादाद है, तो महिला वकीलों की और महिला जजेस का भी सिस्टम में होना एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है जिसको अचीव करना जरूरी है। साथ ही साथ आप पॉलिटिकल फील्ड में अगर बात करें तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के 73rd 74th जो पंचायती राज अमेंडमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, वो लाए गए ताकि ग्रास रूट पॉलिटिक्स में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हो। तो उस रिजर्वेशन से ग्रास रूट पॉलिटिक्स में तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई, लेकिन उसमें भी देखिए शुरू में काफी चीजें ऐसे देखने के लिए आई, जैसे हम मेरे खुद के स्टेट में जहां महिला के लिए सरपंच की पोस्ट वेकेंट थी, मतलब रिजर्व थी, वहां पे एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया और उस कंसेप्ट का नाम था सरपंच पति। तो इलेक्टेड सरपंच तो कोई और थी, लेकिन वो सरपंच पति कोई और था। जो सरपंच तो she had no role really in the functioning of the panchayat and it was the husband who was taking care of everything. लेकिन ये भी बदलाव हमने देखा। शुरू में हमें लगा कि महिलाएं तैयार नहीं है उस बदलाव के लिए, समाज तैयार नहीं है, इसलिए वो उसका सही यूज नहीं हो रहा, उसका सही पर्पस अचीव नहीं हो रहा। बट दीज आर ऑल जर्नीज। देखिए, हर समाज को, हर बदलाव को एक ट्रांजिशन के फेज से निकलना ही पड़ता है। मंथन किए बिना अमृत तक नहीं पहुंच सकते। तो मंथन के प्रोसेस में ये कई सारे अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये आने ही हैं। बट आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बोथ इन द लीगल फील्ड एज इन द जुडिशियल फील्ड। आज के तारीख में ऐसा कोई फील्ड रह नहीं गया है जहां महिलाओं ने अपनी एक्सेलेंस को नहीं प्रूव किया हो। तो इसलिए फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आज परिवारों में हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बच्चियों के पंखों को उड़ान दे रहे हैं। जहां हम बच्चियों के पंखों को काट देना चाहते थे, आज हम हमारी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को ज्यादा उनको उनकी जो मतलब वो जो अपनी जिस लैटिट्यूड और जिस एप्टीट्यूड से अपने पर्पस को ढूंढना चाहती हैं, वो लैटिट्यूड और पर्पस ज्यादा से ज्यादा परिवारों में आज अवेलेबल है। सो फ्यूचर इज डेफिनेटली मच ब्राइटर मैन जी। मैम, आशा करते हैं जैसे कि आपने कहा है उतनी ही ऊंची उड़ान हो हमारे देश में भी इस मूवमेंट का। मैम, क्या फेमिनिज्म एज अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आपको लगता है कि थोड़ा कोर इशू से डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर लोग इसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी, हर इशू इज केपेबल ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, और हर मूवमेंट के फ्रिंज एलिमेंट्स और काउंटर व्यू होते हैं। लेकिन हमें उस काउंटर व्यू और फ्रिंज व्यू को दिमाग में तो रखना चाहिए, बट दैट शुड नॉट स्टील द लाइमलाइट। देयर इज आज हम ये कह नहीं सकते कि हमें इस मूवमेंट की जरूरत खत्म हो गई है, या तो हमारे देश में, बल्कि दुनिया भर में भी आज फेमिनिस्ट मूवमेंट की जरूरत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी दुनिया की पब्लिक स्पेसेस महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है इतनी जितना पुरुषों के लिए है। आज भी वर्क प्लेस में जो हैरेसमेंट, मी टू के जो मूवमेंट हमने दुनिया भर में देखे, ये दिस वाज नॉट इंडिया स्पेसिफिक मयंक जी। आज भी हिंदुस्तान के हार्टलैंड्स में देखिए, डाउरी की जो एक प्रॉब्लम है वो हमारे देश की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो डाउरी भी आज भी हमारे देश की हार्टलैंड्स में, गांवों में, शहरों में डॉटर इन लॉज रसोइयों में जल रही हैं, और वो जलने वाली कभी मदर इन लॉज नहीं होती, वो जलने वाली हमेशा डॉटर इन लॉज होती है। तो
जरूरत खत्म तब होगी जब इक्वल भागीदारी इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्योंकि आधी जनसंख्या है, जब आधी जनसंख्या है तो आधा समाज में हर एरिया में प्रभुत्व होना जरूरी है। जब वो हो जाएगा तब हम देखेंगे कि फिर इस मूवमेंट की जरूरत खत्म हो जाएगी। तब हम देखेंगे कि हो सकता है रेप की डेफिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन, ये भी जेंडर न्यूट्रल हो जाए। बहुत जल्दी हमारा देश जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेगा मैम, और बहुत जल्दी चेंजेस हो रही हैं सोसाइटी में। लेकिन मैम, जिस तरह की एजुकेशनल एक्सेस, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, वुमेन की जो अपॉर्चुनिटी है, जो उनको स्पेस मिल रहा है, वो बहुत कम है। मैम, आपको क्या लगता है, व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ वुमेन जो आपने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फेस किया है? मैम, कुछ उन चैलेंजेस को आप हमारे व्यूवर्स को बताएं मैम। Mayank ji, I must tell you, I come from a very liberal and a very traditional but a very liberal family. राजस्थान से होते हैं, लेकिन एयरफोर्स परिवार की वजह से डिफेंस का जो डिसिप्लिन और एक वैल्यू सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था। परिवार में मेरी माता जी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, मतलब मेरी जिंदगी के कई चैप्टर हैं, लेकिन उन सारे चैप्टर्स को मिला के जो किताब है, उस किताब का शीर्षक मेरी माँ ही होगा। तो मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़ा उनका सपोर्ट सिस्टम और रोल रहा। हर स्टेज पे पूरी फ्रीडम मिली, लेकिन फ्रीडम डिसिप्लिन के साथ मिली, अकाउंटेबिलिटी के साथ मिली, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिली। ये नहीं था कि आप फ्रीडम मिली है तो आप उसको अब्यूज कर लो, आप उसको मिसयूज कर लो। आप यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट द फ्रीडम दैट यू गॉट। कोई भी चीज करने की रोक टोक नहीं थी। आप जो परस्यू करना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे, अगर आप में मेरिट है, आप उस पर पहुंच पा रहे हो तो आप पहुंच पा रहे हो। एनसीसी कैडेट थी मैं, बहुत ही ज्यादा बहुत शौक से मैंने एनसीसी को लिया। मैं ग्लाइडर की सोलो पायलट थी और ऐसा मुझे मौका मिला रिपब्लिक डे कैंप से सेलेक्ट होके इंडो कनाडा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करने के लिए। ये मयंक जी आज से 25-26 साल पुरानी बात है। उस समय अब्रॉड ट्रैवल इतना कॉमन नहीं था। मेरे परिवार में किसी का पासपोर्ट नहीं था, मेरे पूरे मतलब लार्जर फैमिली में भी किसी का पासपोर्ट तक नहीं था। अब्रॉड ट्रैवल तो दूर की बात है। पर बहुत लोगों ने बोला लड़की को भेज रहे हो, इतनी दूर भेज रहे हो। मेरी माँ ने बोला वो सेलेक्ट हुई है हिंदुस्तान से, एनसीसी कैडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो जाएगी। मैं जब बाद में लॉ करना चाह रही थी तो मेरी माँ को बहुत लोगों ने बोला लड़की को लॉ करा रहे हो, उससे शादी कौन करेगा। मेरी माँ ने कहा वो करना चाह रही है, उसको उसका एप्टीट्यूड है, वो करेगी। लॉ करने के बाद में मेरी जिद थी कि मैं दिल्ली में आके वकालत करना चाहती थी। पता नहीं क्या समझ के मैंने ये जिद कर ली। कई बार वो उम्र का तकाजा होता है कि आप बिना सोचे समझे जिद कर लेते हो। तो मेरी जिद थी कि दिल्ली में वकालत करूंगी, तो पूरा सपोर्ट। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं मयंक जी, जब मेरे फिर बाद में ट्विंस बच्चे हुए, इनफैक्ट बहुत जल्दी हो गए, आई वाज ऑलरेडी अ यंग मदर बिफोर आई गॉट माय फर्स्ट मैटर। तो वकालत शुरू ही नहीं हुई थी और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। तो मैं ऑलमोस्ट साल भर तक घर ही बैठ गई, मैं गई नहीं कोर्ट। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुमने क्यों छोड़ दिया जब तुमने इतना वो करके लिया था। तो मैंने कहा कि अब मैं कर नहीं पा रही हूँ, माँ हूँ तो मेरे को इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, अपना प्रोफेशन को मैं बच्चों से ऊपर नहीं रख सकती। तो मेरी माँ ने बोला कि किसी चीज को ऊपर और नीचे रखने की जरूरत नहीं है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने बेटे को बांध के जा सकती है, तो तुम्हें कोर्ट में जाने में कौन से बच्चे तुम्हारे रोक रहे हैं। So you must pursue what you really want to pursue, because your children will also respect you more if you are somebody who is not a disgruntled mother. तो परिवार का तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड रहे हैं। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के प्रोफेशनल जिंदगी में चलना सिखाया। तो ये परिवार का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन क्या है कि समाज में ये प्रोफेशन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, एज अ यंग लॉयर आपको बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ना, कहीं एटीट्यूड सबका ये होता था, अच्छा ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो अपने बच्चे पाल लो, अपना घर का ध्यान रख लो, फिर तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी एनर्जी बाकी है तो वकालत कर सकते हो। जबकि वकालत ऐसे नहीं हो सकती। अगर आपको खड़े होके अपनी फाइल पे बहस करनी है तो यू हैव टू बी फुल्ली रेडी ऑन द फैक्ट्स, यू हैव टू बी फुल्ली रिसर्च्ड ऑन द मैटर। ये नहीं सकता कि आप महिला वकील हो तो आपको कोर्ट से कोई रियायत मिल जाएगी। रियायत किसी तरह की आपको नहीं मिलेगी। यू हैव टू राइज अप टू द स्टैंडर्ड दैट अ गुड लिटिगेटिंग लॉयर रिक्वायर्स। इट इज एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल। लेकिन डिफिकल्टीज के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से
ये दो ऐसे गहने हैं किसी भी यंग प्रोफेशनल के लिए कि अगर आप सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप जगह पे आ जाती हैं। इतने सारे आपके पास भगवान के भेजे हुए दूत आ जाते हैं, इतने सारे मदद के हाथ आपके लिए उठते हैं, इतने सारे अननोन क्वार्टर्स से आपको मदद मिलती है, कभी बेंच से, कभी अपने सीनियर कॉलीग्स से, कभी कोई क्लाइंट्स से। तो डिफिकल्टीज तो आएंगी, ये प्रोफेशन डिफिकल्टीज से भरा हुआ है क्योंकि ये प्रोफेशन बड़ी मेहनत और बड़ी डेडिकेशन मांगता है। और लेकिन आप मेहनत ईमानदारी से लगे रहो तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। मेहनत और ईमानदारी के साथ क्या कुछ मुमकिन नहीं है। मैम, इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैम, वुमेन को बहुत सारे ऑथर्स ने सेकेंड सेक्स कहा है। Like they have been restricted to the periphery of the whole process of political, economic, bodily and mental emancipation. एक तरफ हम उनको देवी बनाते हैं, दूसरी तरफ हम उनके लिए बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं इंश्योर कर पाते। एंड दस एज अ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज जेंडर उनकी भूमिका को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे बढ़ाया जा सकता है? हाउ कैन पीपल बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग वुमेन एट पार विथ मेन? मयंक जी, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। हमें हमें हम बड़े स्वरूप में कई बार जब चीजों को देखते हैं तो हमारे वी एंड अप seeing it like a mirage, something that's too far away, that's not me, my life or my home. मैं आपको हर एक जना, आपके जो सारे देखने वाले हैं, आप, मैं, हम सब अपने परिवार की यूनिट से शुरू करें। हम सब अपने परिवार के सब सदस्यों को अच्छी तरह नाम से, उनके व्यवहार से, उनका क्या उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है और उनका क्या पूरा उनका मतलब पर्सनालिटी टाइप क्या है, हम सबको जानते हैं। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके परिवार की जितनी महिलाएं हैं, दादी, नानी, माँ, सबको गिनिए, मासी, चाची, बुआ, सबको गिनिए, बेटी, बहन और सारे परिवार की महिलाएं, उनका जो एप्टीट्यूड है, उस एप्टीट्यूड के हिसाब से ना अगर वो करें और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो परिवार में, तो सोचिए परिवार की क्या हालत होगी। अब मैं ये नहीं कहती कि हर महिला फौजी बनना चाहती है या हर महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती है या हर महिला लिटिगेशन में आना चाहती है, नहीं, ये हर पुरुष भी ये नहीं कर सकता मयंक जी। हम सबकी कॉलिंग अलग है, हम सबका एप्टीट्यूड अलग है और हम सबको अपनी कॉलिंग के हिसाब से ही अपना लाइवलीहुड, अपना प्रोफेशन, अपना वे ऑफ लाइफ चुनना चाहिए। लेकिन वो चुनने की आजादी, एक तो ये कि मैं अपने मन से कोई चीज करूं तो मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊंगी, मेरी चॉइस है, मैं अपना सब कुछ तन मन धन से उसमें बिल्कुल सोख हो जाऊंगी, और एक मेरे ऊपर थोपा जाएगा कि नहीं ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम करो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं के साथ समाज बहुत ज्यादा करता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अगर हर एक को अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से परफॉर्म करने के फ्रीडम हो तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप विदर अवे हो जाएंगी। ये चेंज हो भी रहा है। देखिए, रूढ़िवादी पेट्रियार्कल माइंडसेट की प्रॉब्लम्स हटी नहीं है, और लेकिन बहुत सारी विदर अवे हो रही हैं। और भी ज्यादा ये चेंज ऐसा है कि जितना चेंज पिछले 50 साल में आया, अगले 5 साल में उससे ज्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि अब नई खेप तैयार हो गई है। साथ ही साथ जिस तरह से महिलाओं ने परफॉर्म किया है उन एरियाज में, जितनी मेहनत और जुनून से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका जस्टिफाइड है। देखिए, ये मैं जो परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस वाला मैटर कर रही थी, उस जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो सुप्रीम कोर्ट के साथ वे किया है वो ये किया है कि पिछले 3 डिकेड से महिलाएं फौज में थी, और उनकी जो 3 डिकेड की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वो शुरू में एज एन एक्सपेरिमेंट लिया था, ये कोई कोर्ट ने कोई फोर्स नहीं किया था महिलाओं को फौज में लेने के लिए। ये 92 में एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, 5 साल, फिर एक्सटेंड हुआ 5 साल और फिर एक्सटेंड हुआ 5 साल और फिर वो टेम्पररी पे खत्म हो रहा था, लेकिन वो परमानेंट की तरफ कोर्ट की नजर से ले गया। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये था कि द वे वुमेन हैव परफॉर्म्ड इन द आर्मी, they have proven themselves. So if today their constitutional guarantees are denied to them, it will be an affront not just to those women but to those men soldiers who they have worked shoulder to shoulder with. तो बात ये है कि एक बैलेंस की जरूरत है, और ये रोल मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, अच्छा परफॉर्म किया है, और
इस परफॉर्मेंस की वजह से देयर इज नो वे टू लुक बैक, इट हैज टू गो फॉरवर्ड ओनली फ्रॉम हियर, क्योंकि हम सब रियलाइज कर रहे हैं जिन परिवारों में महिलाएं इकोनॉमिकली साउंड है, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उन परिवारों ने रियलाइज किया है कि उनका कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है. Of course, ma'am. To realize that women are not second sex, we need to look into and admire their contribution. Not just admire, we need to appreciate their contribution always. Ma'am, as rightly pointed out by you in your speech on gender equality, adultery and morality, women have done greater damage to themselves by participating equally in propagating patriarchy. पर क्या इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि to survive the patriarchal society, they submit to the oppressor and conform to the prevailing norm of the society as a flight response than fighting, because they have been socialized to do the same. And कैसे वो इस सर्कल ऑफ ऑपरेशन को ब्रेक करके बाहर आ सकती है with the limited resources they have? So मयंक जी, ये पॉइंट ये इसलिए समझना इम्पोर्टेंट है, पेट्रियार्की का पॉइंट, कि ये महिला और पुरुष के आपस में कोई प्रतिस्पर्धा या कोई लड़ाई नहीं है. ये महिला और पुरुष दोनों की लड़ाई है पेट्रियार्कल सिस्टम से, उस स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से. और ये इसलिए भी समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि वो पेट्रियार्कल माइंडसेट पुरुषों का हो. इनफैक्ट आप किसी भी महिला से बात करेंगे, एनीवन हु हैज मेड अ प्लेस फॉर हरसेल्फ बाय हर ओन स्टैंडिंग, या आप और भी किसी महिला से बात करेंगे जो जागरूक है, समझ मतलब अपने जिंदगी की जर्नी को उसने कोई कठिनाई से निकाला हो, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि उसकी जर्नी में कोई ना कोई पुरुषों का बहुत बड़ी भागीदारी और रोल रहा है. चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, कोई भी. तो ये समाज में ना, परिवार में, ये कोई महिला अलग और पुरुष अलग नहीं रह सकते कि ये महिलाओं को पुरुषों से कोई चीज लेनी है. एक्चुअली ये कलेक्टिव सोसाइटी का माइंडसेट हो जाता है. वो पेट्रियार्कल प्रॉब्लम ये पुरुषों की प्रॉब्लम है ही नहीं. और कई बार होता ये है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट में क्या होता है कि ज्यादातर लोग इससे जो इसके रिसीविंग एंड पे होते हैं वो यंगर होते हैं, क्योंकि वो यंगर एज में उनके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, और पेट्रियार्कल सिस्टम उनको वो फ्रीडम नहीं देना चाह रहा है. कभी किस नाम से और कभी किस नाम से कि तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती, या तुम लड़के हो तुम ये नहीं कर सकते. तो पेट्रियार्कल सिस्टम एक वो माइंडसेट की प्रॉब्लम है जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष दोनों आ जाते हैं. तो लेकिन सारे बुजुर्ग महिला और पुरुष नहीं आते इसमें. मयंक जी, ये कहना पूरी तरह गलत होगा, बल्कि बहुत सारे देर आर मेन हु आर सो प्रोग्रेसिव, हु आर सो अफर्मेटिव इन देयर एक्शन एंड रिफॉर्मेटिव इन देयर थॉट, कि उनकी जर्नीज की वजह से कई सारी महिलाओं को बल मिला है. तो कहीं ना कहीं को एग्जिस्टेंस, कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग ईच अदर इज द रोल. अब आप जो कारण की बात कर रहे हैं, देखिए कारण कई सारे हो सकते हैं. हो सकता है कि वो टू सब्सक्राइब टू द नॉर्म दैट इज सेट बाय द सोसाइटी. पेट्रियार्कल सिस्टम और माइंडसेट में जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है. हजारों सालों से ये नॉर्म पेट्रियार्कल माइंडसेट का एक्सेप्टेड है, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता उस माइंडसेट के साथ चलने में. जबकि आपको अगर उस माइंडसेट से अलग चलना है तो इट इज लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द करंट. इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो विदाउट थॉट ही इस प्रोसेस में ज्वाइन हो जाते हैं जो पेट्रियार्कल माइंडसेट में चले जाते हैं. बट वी नीड टू टेल देम, we need to awaken them and tell them कि patriarchal system is a system that needs to be demolished for each one of us, irrespective of our gender, to have full opportunity to bloom. पेट्रियार्की के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको साथ होकर लड़ना पड़ेगा. मैम, what according to you is the role of prevailing morality in shaping our opinions on gender and equality? Are we as a society ready to reform our morality with the changing times and move towards gender equality? Mayank ji, that's the calling of the time. देखिए, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमने रिसेंटली कुछ जजमेंट्स में देखा, where the conversation is about constitutional morality. अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगर कंटेक्स्ट में हम इसको समझें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी, संविधान तो 1950 में इनैक्ट हो गया जब हम रिपब्लिक बने 26 जनवरी 1950 में.
तो 70-71 साल की जो संविधान की जो जर्नी है, उसमें संविधान में बहुत ज्यादा जो इसके फंडामेंटल पिलर्स हैं उसमें कोई बदलाव आया नहीं, बल्कि फंडामेंटल पिलर्स पे तो बदलाव को रोक दिया केशवानंद भारती के जजमेंट में कि अब बेसिक स्ट्रक्चर का कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। फिर भी आपको एक एग्जांपल समझा की तरह मैं मेरी ओपिनियन आपके सामने, मेरे व्यूज रखती हूँ। एडल्ट्री का जजमेंट हम सबने देखा, 3-4 साल पहले वो जजमेंट आया, यूनानिमसली संविधान की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ ने ये कहा कि ये जो एडल्ट्री का प्रोविजन है, दिस इज कंप्लीटली एन अफ्रंट टू द डिग्निटी, टू द इक्वालिटी, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ द कंट्री एंड जेंडर जस्टिस, और यूनानिमस जजमेंट से उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। एडल्ट्री का जो सेक्शन है, ये मैकाले की आईपीसी से है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया उस समय से। एडल्ट्री का सेक्शन वैसा के वैसा है, इतनी उसकी स्टूपिड रीजनिंग और मड़ी, मतलब स्टूपिड तो इज नॉट अ गुड वर्ड टू से, बट इतनी वॉर्प्ड रीजनिंग है, इतनी क्रूकेड रीजनिंग है कि इफ somebody has a sexual relationship with somebody else's wife without the consent or connivance of the husband, तो it was literally treating woman like a chattel। पर एडल्ट्री का प्रोविजन पहले भी चैलेंज हुआ, 1950 के दशक में बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट चार्टर्ड हाई कोर्ट है, हिंदुस्तान का बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है। उसके बाद में 2 ओकेजन्स में सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ, एडल्ट्री का प्रोविजन, सेम संविधान, प्रोविजन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा से आ रहा है और संविधान हमारा 1950 से। लेकिन हर बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हर बार ये कह दिया कि नहीं, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है और ये सही है सेक्शन। लेकिन अब इस दशक में आपने देखा कि जब आया तो यूनानिमसली उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि इसकी कोई जगह नहीं है हमारे सिस्टम में। सेक्शन 377 जो आईपीसी का है, जो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 एडल्ट्स की बात करता है, उसका भी हमने देखा कि बिल्कुल चेंज हो गया। पहले नालसा का जजमेंट जब आया था तो दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर प्राइवेसी का जजमेंट आया, फिर अगले डिकेड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन 377 की कोई जगह नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। देखिए ये बदलाव कैसे हुआ, ना तो संविधान बदला ना आईपीसी बदला, ये दोनों सेक्शन सेम थे और संविधान भी सेम था। समय बदल गए, बदलते समय के साथ में बदलते समय की मोरालिटी को अगर हम ना समझें तो जीवन आगे की तरफ चल ही नहीं सकता। वो एक रुकी हुई नदी की तरह वो पानी सड़ जाता है, जैसे जिंदगी सड़ जाती है। इसीलिए हमारे संविधान को भी एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट माना गया है, जिसका इंटरप्रिटेशन, एक बड़ी अच्छी लाइन है एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट में कि पार्ट 3 राइट्स, जो हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान के, कि पार्ट 3 राइट्स आर लाइक एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तनों की तरह। Every generation has to fill those vessels with the wisdom and morality of its time। wisdom कहा है जजमेंट में, पर morality के भी पैरामीटर्स बदलते जाते हैं। इट्स अ डायनेमिक कंसेप्ट। तो हम इसको, मोरालिटी को, वैल्यू सिस्टम को अगर एक स्टैग्नेंट तरीके से समझेंगे तो वी वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू द concept। We have to understand it as something that is organic, that responds to the time, responds to the need of the hour, and it is a progressive and a reformative process. Ma'am, coming on to the contribution of Supreme Court, Justice N.V. Ramana remarked that women should, as a matter of right, demand 50% reservation in judiciary. And we all know that legal profession in general and litigation in specific are not seen as a very suitable profession for women. Where have we failed to include a value of equality in this profession, or in making it accommodative and better suited to them? और इसमें लीगल फ्रैटर्निटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है टू इंश्योर दैट सच चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द सिस्टम इन कमिंग टाइम्स? जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने जो बोला वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की थॉट प्रोसेस और उनकी कॉलिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इट हैज टू बी टेकन विद, एंड इट विल बी टेकन विद ऑल सीरियसनेस दैट इट डिजर्व्स, क्योंकि समय बदलाव का पूरी तरह आ गया है। 4 ही खाली महिला जजेस पे रुकना नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, हमें इसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे ले जाना है। लेकिन मयंक जी, एट द सेम टाइम ये प्रोसेस फास्ट ट्रैक नहीं हो सकती। देखिए, जब हम हाईएस्ट
देश के हाईएस्ट कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस की बात करते हैं, तो इन पोस्ट पे कोई पैराट्रूप करके नहीं आ सकता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इस पोस्ट पे आने के लिए यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम एज अ फ्रेश लॉयर, एज अ यंग लॉयर or a young judge in the judiciary. You have to go through that process of experience. You have to acquire wisdom, maturity, experience, and then you go up to the higher posts of becoming a high court judge in the constitutional court and then coming up to a supreme court judge. तो ये प्रोसेसेस क्या है, ओवरनाइट नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखिए बदलाव कहाँ से होना जरूरी है। मैं जब लॉ क्लास में गई थी आज से 25-26 साल पहले, तो मैंने आपको बताया पहला तो कि मेरे बहुत सारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने मेरी माँ को बोला लॉ क्लास में भेज रहे हो, शादी कौन करेगा। लेकिन फिर भी 60-70 लोगों की क्लास में, पुरानी हमारी लॉ फैकल्टी बहुत ओल्ड फैकल्टी होती थी, शाम की क्लासेस लगती थी, 60-70 लोगों की एक क्लास है। अब उन 60-70 लोगों की क्लास में 5 से ज्यादा लड़कियां नहीं होती थी। लेकिन आज आप देखिए, एक तो NLUs इतने सारे आ गए हैं, आप ओल्ड फैकल्टीज में भी जाके देखिए, पुरानी ट्रेडिशनल फैकल्टीज में भी आज हर लॉ क्लास में कम से कम 50% बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो पूरी एनर्जी और इंथुजियाज्म से ये ले रही हैं इसको। मैं आपको मेरे स्टेट का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि राजस्थान भी एक सोशल पैरामीटर में थोड़ा ऐसा माना जाता है कि थोड़ा वहां का, क्योंकि ट्रेडिशनल और रूढ़िवादी और कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस है, तो महिलाओं को वहां पे सेक्स रेशियो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो महिलाओं को मतलब अपॉर्चुनिटीज कमी मिलती हैं। ऐसा मतलब सोसाइटल फ्रेमवर्क राजस्थान का इस तरह से माना जाता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो जुडिशरी का जो ग्रास रूट पायदान है, जिसमें पहले लेवल पे जहां जुडिशरी में महिलाएं, मतलब जहां पहली लेवल पे जुडिशरी में जजेस लाए जाते हैं, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में 50-60-70% तक महिलाएं आ रही है। मतलब उनका रिजर्वेशन तो है वहां पे 33% जो भी उनका रिजर्वेशन है, लेकिन बच्चियां आ रही हैं, यंग गर्ल्स, यंग वुमेन लॉयर्स, यंग लॉ ग्रेजुएट्स, जो 50-60-70% तक, और वो भी राजस्थान जैसे स्टेट में जहां का सोशल जो बैकग्राउंड है वो इतना प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता रहा है, नहीं माना गया है। अब जब ये यंग वुमेन लॉयर्स और ये यंग वुमेन जजेस इस सिस्टम में परिपक्व होंगी, मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस से गेन करते हुए आगे बढ़ेंगी, तो अब आप देखिए फिर भविष्य कैसा होगा। देखिए मैं उस लॉ क्लास की हूं जहां 70 में से 5 महिलाएं थी। फिर कितनों ने लिटिगेशन ज्वाइन किया, कितनों के बच्चे होते ही उन्होंने छोड़ दिया, कितनों की शादी होते ही उन्होंने छोड़ दिया, या कोई और। देखिए डोमेस्टिक केयर गिवर, मैंने कहा ना, समाज का ताना बाना आज भी महिलाओं को वो ही प्रिंसिपल केयर गिवर की तरह मानता है, एज अ प्रिंसिपल ब्रेड विनर नहीं मानता, और महिलाओं के प्रोफेशन को, वोकेशन को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, और उसका भी, उसकी पहचान, उसका वे ऑफ लाइफ, उसका प्रोफेशन, इट हैज टू बी टेकन इन दैट मैनर। और ये बदलाव काफी अच्छी स्पीड पे हो रहा है। तो अब जो मैंने आपको कहा ना, 50 साल में तो बहुत कम बदलाव हुआ, पर अगले 5 साल में आप देखेंगे कि 50 साल से ज्यादा बदलाव होगा। उसके अगले आप देखेंगे तो 1 साल में उतना बदलाव नहीं होगा जितने पिछले 60 साल में नहीं हुआ होगा। तो बदलाव की गति बहुत रैपिडली बढ़ रही है। And I believe that the future is very bright for all of us, each one of us, to have equal participation, irrespective of our gender. Ma'am, we are also very optimistic and just see that the speed by which we are progressing, all these lacunas, all these problems faced by us will change and we'll move towards a very gender neutral society. Ma'am, coming on to access to justice, काफ़ी कम औरतें अपने राइट्स को यूटिलाइज करके कोर्ट्स तक आ पाती है, स्पेशली इफ वी लुक एट द रूरल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी. व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक कोर्ट्स मोर एक्सेसिबल फॉर वुमेन? मयंक जी, देखिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो स्टेप इस तरफ लिया गया है वो फ्री लीगल एड का लिया गया है। 1987 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया, और उसके बाद में जो पूरा ताना बाना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का बना है कि सेंट्रल नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके पेट्रन इन चीफ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। फिर हर देश की हर अदालत में, हर स्टेट में
एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एजेस में वर्क करती है। उस स्टेट अथॉरिटी को उस स्टेट का चीफ जस्टिस हेड करते हैं। देखिए, इसका ताना बाना बड़ा अच्छा बना हुआ है मयंक जी, मैंने इसको क्लोजली देखा है क्योंकि मैं अपने वकालत के शुरू से पहले दिन से ही मैं एक लीगल एड की वॉलंटियर लॉयर रही हूँ, तो मैंने काफी देखा, अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और अब मैं उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूँ, तो मैं इस तरह से भी उसकी फंक्शनिंग देख रही हूँ। और इसका सबसे बड़ा, देखिए, जो इसका बिगेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि बहुत पैसा सरकार इसमें दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से ये कानून बना, बड़ा पैसा इसमें सरकार देती है, लेकिन पूरा इसमें जो सुपरविजन है, जो पूरी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है, वो पूरी तरह जुडिशरी की के साथ है। तो स्टेट के चीफ जस्टिस और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उसके इंचार्ज होते हैं। और आज देश के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल एड कमेटी पहुंच गई है, और कई तो तालुका लेवल तक भी डिस्ट्रिक्ट एड कमेटी पहुंच गई हैं। जहां तालुका लेवल पे परमानेंट सेटअप नहीं है, वहां पे ये मतलब वो कैंप्स और आउटरीच प्रोग्राम्स वगैरह चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीगल सर्विस, लीगल प्रोवाइडर्स और ये जो पीपल हु नीड एक्सेस टू जस्टिस, इनका जो ब्रिज है वो ब्रिज इतना मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं उस ब्रिज में अभी भी खामियां हैं। सिस्टम इतना अच्छा इन प्लेस होने के बावजूद वी आर नॉट एबल टू गेट मोर एंड मोर पीपल। ये एक इम्पॉर्टेंट जरूरत है। आपने इनफैक्ट बहुत बड़ी चीज हाईलाइट करी है, और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, इस नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में वैसे तो आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि लीगल एड आपको मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि स्टेट पेज फॉर इट। इफ द स्टेट हैज टू पे, देन इकोनॉमिक कैपेसिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। लेकिन महिलाओं से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, बच्चों से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, सो इफ अ वुमन नीड्स लीगल एड, her economic capacity is not required to be proved. Just by virtue of the fact that she's a woman and she needs legal aid, she will be provided legal aid. तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, इसको यूज करना चाहिए, इसके एप्रीहेंशंस हटने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने डिस्प्यूट्स को कोर्ट के मैकेनिज्म में लाएं, ताकि लोग अपने डिस्प्यूट्स को घरों में, परिवारों में और सड़कों पे ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। एवरी डिस्प्यूट हैज टू बी ब्रॉट इन into the corridors of the justice delivery mechanism. Indeed, मैम। मैम, आशा करते हैं कि लीगल बाइट्स भी अपना एक रोल प्ले कर पाएगा और हम लोग भी लोगों तक आपकी जितनी भी सरकार की ये मुहिम है उन तक पहुंचा पाएंगे और लीगल एड लोगों तक पहुंचे, बस यही चाहेंगे हम लोग भी। मैम, विल यू लाइक टू शेयर एनी इंसिडेंट और डिलीवर अ मैसेज टू ऑल आवर ऑडियंस? मयंक जी, आप आई अज्यूम कि आपके ज्यादातर जो ऑडियंसेस हैं वो यंग लॉ स्टूडेंट्स या यंग लॉयर्स होंगे। सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप चाहे लिटिगेशन चूज करें, चाहे आप लॉ का कोई और मयंक जी की तरह एंटरप्रेन्योर हो, कोई पोर्टल चलाएं, या आप एकेडमिशियन बनना चाहें, या जो भी आपकी कॉलिंग है आप उसको चूज कीजिए। लेकिन मेरे को एक बार एक बहुत अच्छी एडवाइस मिली थी, वही मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने गांठ बांध के रख ली अपनी जिंदगी में उस एडवाइस को। 3 कैपिटल H's, कैपिटल H। पहला कैपिटल H है ऑनेस्टी का, पहला है हार्डवर्क का। हार्डवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टार्ट विद हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते। दूसरा कैपिटल H है ऑनेस्टी, H फॉर ऑनेस्टी। और जब मैं ऑनेस्टी की बात करती हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ये नहीं कि हमने किसी की जेब नहीं काटी तो हम ऑनेस्ट है, हमने किसी की चोरी नहीं की तो हम ऑनेस्ट है। नो, honesty to the file that you have, honesty to your client, honesty to your calling, honesty to what you have chosen, कि आपने वो चीज चुनी है तो उसमें आप ऑनेस्टली अपना पूरा एनर्जी लगा रहे हैं। और तीसरा है ह्यूमिलिटी। अगर देखिए, मेरी माँ भी हमेशा ये कहती हैं, अच्छा एग्जाम्पल है इसलिए बता रही हूँ, कि जिस पेड़ में, और ह्यूमिलिटी का रोल तब आता है जब आप जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, सक्सेसफुल होने लगते हैं, जब आप फल वाले पेड़ हो जाते हैं। तो मेरी माँ हमेशा ये कहती है कि जिस पेड़ में ज्यादा फल लगे हों उस पेड़ को झुक के रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो पेड़ झुक के ना नहीं रहेगा तो आंधी उसके सारे फलों को तोड़ देगी। तो ह्यूमिलिटी, इन 3 कैपिटल H's को अगर अपनी जिंदगी में बांध लें तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। और आपको ह्यूमिलिटी से बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, क्योंकि जो आपके लिए हार्डवर्क और ऑनेस्टी नहीं कर सकती, कई बार वो ह्यूमिलिटी कर जाती है, क्योंकि आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो जिंदगी में आपको कई आपके जिंदगी के रास्ते आसान कर देती हैं।
मेरी जिंदगी में ये मेरे लिए बहुत कारगर रहा है, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपके लिए भी जरूर काम करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am, for such an insightful conversation. I hope this discussion will help us in creating a better and equal society. Thank you to all our viewers for watching. Please let us know your views in the comment section and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.